हमारे एफसी हमारे एफसीआई गोदाम अगर भरपूर भरे हुए हो तभी कोई पीडीएस का सिलसिला चल सकता है, और वो तभी हमारे गोदाम भरपूर भरे हुए रह सकते हैं अगर सरकार गेहूं या चावल या अन्य दालें, तिलहन अगर किसानों से प्रोक्योर करे, अगर किसानों को सही दाम दे और उस दाम के हिसाब से ले किसानों से, और इस तरह का दाम जिसके नीचे कोई और अब नहीं खरीद सकता है, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं खरीद सकती, एक तरीके से फ्लोर प्राइस की तरह अगर एक दाम सरकार लेती है तो ही हम लोग के गोदाम भरेंगे। अनाज उठाया जाएगा, गोदाम भरेंगे, तभी पीडी आ सकता है। और हमें पता है कि इस देश में किसान भी नेट बायर ऑफ फूड है, किसान को भी अनेकों बार राशन प्रणाली के ऊपर पर निर्भर रहना पड़ता है, अनेकों बार। तो जब किसानों से सरकार उठाती है सही दाम में, तो किसान क्यों नहीं वो फूड क्रॉप उगाएगा। दिक्कत ये है कि हम लोगों ने, हमारे राइट फूड कैंपेन का प्रिंसिपल क्लियर था एकदम कि उगाई से पहले आप अनाउंस कीजिए किस दाम पे आप खरीदेंगे। आप क्यों इंतजार करते हैं और फिर दाम औने पौने दाम पे फिर जाके आप खरीदते हैं। आप पहले अनाउंस कीजिए और फिर उसके बाद किसान बोएगा तो उसको निश्चित तो है कि उसको फिर कुछ उसका क्रॉप उठाया जाएगा। और दूसरी तरफ हम निश्चित है, जो लोग एक हक के रूप में पीडीएस को चाहते हैं जीवित रहे, उनको राशन निरंतर मिलता रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कड़ी से कड़ी बंधती रहे। तो ये किसान आंदोलन नंबर 2 जो इस वक्त चल रहा है, वो सरकार से कह रहा है, जो पिछली बार एक मांग थी कि आप एमएसपी का कानून बनाइए। तो इस मांग में राइट टू फूड कैंपेन तो पूर्ण रूप से शामिल है, पूर्ण रूप से सहमति है हमारी सभी साथियों से। हम इस वक्त मोर्चे पे नहीं हैं, लेकिन ये हमारा एक तरीके से विंडो हमें खोल रहे हैं, विंडो हमारे साथियों जो राइट टू फूड कैंपेन से जुड़े हुए, कि समझे कि इस आंदोलन में क्या क्या हो रहा है। और एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि इस वक्त कोई भी मांग कोई भी उठाना चाहे, जब लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है तो फिर हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार खत्म हो रहे हैं, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। अब आप सोच सकते हैं कि 6 तारीख को 7 महिला संगठन दिल्ली के जब जंतर मंतर पहुंचे महिला दिवस मनाने, उन लोगों को मार मार के भगाया गया, उनको पकड़ के बसों में डाला गया कि उनको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे मनाना पड़ा। और यहाँ पर किसान क्यों नहीं दिल्ली आ सकते हैं? दिल्ली उनकी नहीं है, दिल्ली पूरी देश की है। किसान क्यों नहीं अपनी आवाज उठाने दिल्ली आ सकते हैं? और आप ना ही केवल आपने किसानों को रोक लिया है एक पॉइंट पे, लेकिन आपने हर तरीके से बर्बरता, एक राज जब बर्बरता पे उतर आए अपने किसानों के साथ, तो आप सोच सकते हो उस राज का चरित्र क्या है। वो राज जिसने इस तरीके की पैलेट्स चलवाई अपने पुलिस द्वारा, और हरियाणा पुलिस द्वारा इस तरह की पैलेट्स करवाई जिससे लोगों के पूरे पूरे सिर में, मुंह पे, और हमारे साथी लोग बताएंगे छोटे छोटे बहुत ही नोकीले तरीके के लोहे के कीले अंदर घुस गई लोगों के, उनके पूरे पूरे शरीर, बुलेट्स चलवाई। यहाँ पे तो कोई ड्रिल कायम ही नहीं रखा आपने, पुलिस का एक पूरा ड्रिल है। आपको इन इन चीजों पे तो यू कैन नॉट रिसोर्ट टू पैलेट्स का तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बिल्कुल लास्ट स्टेज। आपने ड्रोन से टीयर गैस फेंकवाया, ड्रोन से। अब आप देखिए, आप समझ क्या रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि रोहिंग्या तो कीड़े मकोड़े हैं, ये
जब भी हम लोगों को नकारना पड़ता है किसी एक समुदाय को, तो हम अगर शब्दों में लाए ना कीड़े मकोड़े, हम उनको इंसानों की तरह तो नहीं ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो इंसान होते और हमारी तरह बराबर होते तो हम इस तरह का सलूक नहीं करते। तो राइट टू फूड कैंपेन खड़ा है किसान आंदोलन के साथ, और जितने भी बर्बर तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी हमारी सिर्फ खत्म नहीं हुई है कि हमें बढ़ने नहीं दे रहे हैं और रोकथाम के लिए हर बर्बर तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन हम मनदीप पुनिया हमारे सामने, और पता नहीं कितने लोगों के ट्विटर अकाउंट क्लोज कर दिए गए हैं। ट्विटर ने अपनी बात रखी कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस देश का कानून ऐसा है कि हमें सब ट्विटर अकाउंट होल्डर्स के सूचनाएं भी देनी पड़ रही हैं, और न ही केवल सूचनाएं देनी पड़ रही हैं, हमें हमें साथ साथ लोगों के अकाउंट्स भी बंद करने पड़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक राज जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसानों की आवाज दूर दूर तक जाए, बिल्कुल भी ये जो तरीका अपनाया गया, जस्ट अ मिनट, ये जो तरीका अपनाया गया है इसको हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारी भी मांग है, किसानों की मांग के साथ, अव्वल तो दिल्ली उनको आने दीजिए आप, बिना कोई रोक टोक के। रास्ते आपके नहीं है, रास्ते हमारे हैं। हमारा नारा भी है, ये सड़क हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की। हमारा नारा भी ये है, चाहेंगे किसान अपने मुकाम तक पहुंचे जहां वो आना चाहते हैं, और उसके साथ साथ या तो आप अनाउंस कर दीजिए ना हम कानून ला रहे हैं, आप क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? तब तो हिमांशु जी और समझाएंगे। लगातार ये कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट, एमएसपी तो एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच लीजिए ये किस कदर उतर सकते हैं, और लगातार इस तरह के लेख अखबारों में हमने देखे हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पे थामती हूं, और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी आज के वक्ता हैं, मैं उनका परिचय दूंगी। हमारे बीच में किसान नेत्री सुखविंदर कौर जी हैं। इस वक्त वो ट्रैवल में है, मुझे लगता है। you can pin Sukhwinder, even though she may not be able to, Prakriti, maybe you can pin her, and I will exit from this. और मुझे लगता है कि सुखविंदर जी बिल्कुल आंदोलन के मोर्चे पे हैं, और इस वक्त एक सशक्त आवाज है उस पूरे किसान आंदोलन की। और तो महिला दिवस के अंतर्गत ही हम इस चीज को कर रहे हैं। सलाम हमारी सब बहनों का जो इस वक्त मोर्चे पे खड़ी हैं और हर तरीके से मदद कर रही हैं। औरतें मोर्चे पे आके बैठती भी हैं, खाना बना के लाती हैं, क्या लंगर तो चलते ही हैं, और भी बहुत काम करती हैं, जिससे मोर्चा चलता रहे। हमने लगातार देखा है किसान जब आते हैं बैठने, औरतें पीछे या तो बैठेंगी या पूरा एक समर्थन चलता रहता है। पिछली बार जब औरतें आई थी एक साल में, तो मुझे पता है कुछ औरतों ने कहा, हमने तो सोचा 2 दिन में हम लौट जाएंगे, मुझे तो अपने दांत का ट्रीटमेंट करवाना था, मुझे तो मेरे दांत निकल गए थे, तो मुझे नकली दांत निकलवाने थे, लेकिन अब तो वो समय ही भी गुजर गया, अब मेरे लगेंगे नहीं कभी। लोग, औरतों ने इतना अपना समय दिया, और काफी औरतों की डेथ हुई। हमारे सहारनपुर बॉर्डर में भी औरतों की एक महिला की डेथ हुई थी। तो सुखविंदर जी को बहुत बहुत सलाम और जिंदाबाद और क्रांतिकारी अभिनंदन से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी मनदीप पुनिया, जिनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है, जिनका वेबसाइट बंद कर दी गई है। इनके मनदीप पुनिया जी को तो पिछले आंदोलन में पुलिस पकड़ के भी ले गई थी, और उनको रात भर जो टॉर्चर किया है, मारा है। खैर अगले दिन पुलिस के सामने प्रस्तुत, लोग ढूंढते रहे, नहीं मिले वो। फाइनली दूसरे दिन प्रस्तुत किया पुलिस ने, इस थाना उस थाना, एंड देन फाइनली उनको बेल मिली, जो कि बिल्कुल मैंने वो बिल्कुल एक और स्वरूप बर्बरता का, एक और स्वरूप कि आप आर्बिट्री डिटेंशंस किसी को भी उठा के आप कर लेते हैं। हमारे बीच में हिमांशु जी, प्लीज ब्रिंग इन अखिल ऑल्सो, जस्ट टू शो योर फेसेस। अखिल जी आपको भी आप भी जुड़ जाए। हिमांशु जी को
अगर आप चेहरा दिखा सकते हैं हिमांशु जी, तो हिमांशु जी का स्वागत। हमारे अर्थशास्त्री, अभी भी जनता के अर्थशास्त्री बाकी हैं। हिमांशु जी हमें बताएंगे कैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री कहीं और चल दिए हैं, कहीं उन्होंने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री अभी भी जनता के उस जनता के अर्थशास्त्री बने हुए हैं। उनमें से एक है हिमांशु, आप जेएनयू में पढ़ाते हैं और आप लगातार बहुत सारे समय में कल्याणकारी राज्य किस तरह की नीति बनाए, अर्थनीति किस तरह की हो, इस पर आप लगातार लिख रहे हैं और अनेक तरह का विश्लेषण करते हैं। हमारे बीच में अखिल चौधरी हैं, वो वकील है राजस्थान हाई कोर्ट के। मेरे से एक सवाल पूछा गया, व्हाट डू यू मीन विमेन आर सपोर्टिंग। मैं एक बार और क्लैरिफाई कर दूं, औरतें मोर्चे पर हैं और बहुत सारी औरतें जिनको बहुत कुछ पीछे करना पड़ता है। अगर आप खेती किसानी नहीं देखेंगे, अगर आप घर बार नहीं देखेंगे, अगर आप खाना नहीं बनाएंगे, अगर आप वो सारे काम नहीं करेंगे जिससे एक मोर्चा बंधा रहे और वहां से लोग लौटे नहीं, तो वो दोनों तरह की भूमिका, एक सहयोगात्मक भूमिका है और एक मोर्चे के अंदर माने एक एक भिन्न भूमिका भी है जिसमें मोर्चा बंधा रहे। तो इसलिए हम हमारी महिलाओं को सलाम करते हैं। अखिल जी का मैंने परिचय दिया, अखिल जी हाईकोर्ट वकील है, वो जब अपना खोलेंगे वीडियो तो उनको लेंगे। तो हम इस आज की हम लोग जिस तरह चलेंगे, हम चाहेंगे कि प्रमुख प्रमुख बातें हम लोग 5-6 मिनट में रखें, प्रमुख बातें, ताकि एक संवाद हो। ये हम लोग संवाद के लिए भी रख रहे हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। तो सुखविंदर जी से शुरू करें। सुखविंदर जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद का नारा भी हम लोग लगाते हैं, तो क्या हम कैन यू पिन इवन दो एंड यू कैन अनपिन हिमांशु एंड मनदीप, इनको स्पॉटलाइट से अगर आप हटा दें और हम सुखविंदर जी को थोड़ी सी देर के लिए वीडियो ऑन करवाएंगे। सुखविंदर जी 2 मिनट के लिए अगर आप वीडियो ऑन कर सकती हैं। सुखविंदर जी। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार क्रांतिकारी सभी सलाम को। सुखविंदर जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जिंदाबाद सलाम। तो अब आप बात रखिए, आप मोर्चे पे हैं, आप अपनी पूरी बात रखिए। हमारा मजमा ऑनलाइन है, काफी साथी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज इस मीटिंग में बुलाने के लिए। तो मैं अपनी बात एमएसपी पे ही रखना है। देखिए, एमएसपी का आप सभी को मालूम ही है, आप सब जानते हो कि ये 1964 में जो एल के झा कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश पे ही ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस बना था, उसी की सिफारिश से अनाउंस होता है। और आपको पता होगा कि शुरू शुरू में दो प्राइस अनाउंस किए जाते थे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और एक मैक्सिमम। तो 1974 आते आते मैक्सिमम बड़ा समाप्त हो गई बात और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बचा। तो शुरू में ये किसानों को अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहन देना था और अनाज की जरूरतें पूरी करनी थी। और दूसरी चीजें भी थी कि जो गैट था उसका अपना एक सिस्टम इसके पीछे चल रहा था, जिससे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी वगैरह आई। तो उसमें हम नहीं जाते हैं, हम सीधा मैं अपनी मांग पे ही आती हूँ कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम मांग रहे हैं 23 फसलों के ऊपर, आज ही आप सभी जगह वीडियो पे सुन रहे हो कि सरकार 5 फसलों को 5 साल के लिए किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, और वो भी उन किसानों के साथ जो डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएंगे।
तो इस चीज के लिए वो बोल रहे हैं। हम हमारे साथ जब बातचीत हुआ था लास्ट, तो उस समय भी ये बात बोली गई थी, लेकिन वो सभी किसान संगठनों ने, जो उस समय संघर्ष में थे, आगे थे या पीछे थे या नहीं भी थे, सब ने एक सुर में ही इस प्रपोजल को रद्द कर दिया था। क्योंकि इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करवाने से हमें, जो हम डिमांड कर रहे हैं लीगल खरीद का, लीगल गारंटी कानून, उससे ये चीज बहुत ज्यादा दूर है। क्योंकि 5 साल बाद फिर किसान क्या करेगा? और जो लोग वही फसलें अभी उगा रहे हैं, जिनके ऊपर ये एमएसपी देने की बात हो रही है, जो फसल अभी भी उग रही है जिन किसानों के खेतों में, फिर उनको कौन खरीदेगा? उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये तो हमने रद्द कर दिया था। इसमें जो आप सभी जानते ही हैं कि जो शांता कुमार की सिफारिशें थी, उसने बोल दिया था कि 67% लोगों को आप जो राशन की दुकान से सस्ता अनाज दे रहे हैं, इसको कम करके 40% करना है। क्योंकि उससे पहले जो बाली कॉन्फ्रेंस थी, वो होके हटी थी और वहां ट्रेड फैसिलेशन का एक्ट आया था, जिसके तहत ये सिफारिशें की गई थी। लेकिन स्थिति देश की ऐसी है, और जो संघर्ष भी करते हैं अलग अलग हम सब लोग मिलके, तो उसी का रिजल्ट ये हुआ कि वो 67% से कम कर नहीं पाए। और अभी जो कोरोना का दौर आया, तो उस समय 80 करोड़ लोगों को राशन देना चालू कर दिया। तो ये तो एक तरफ से तो ठीक, 80 करोड़ लोगों को भोजन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक और चीज भी है कि 80 करोड़ लोग अपना खाना कमाने की हालत में नहीं है। ये भी इसका दूसरा पहलू है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसी उसी में ये भी सिफारिश की गई थी कि जो आप 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए दे रहे हैं अनाज, उसको 22 रुपए कीजिए, या तो फिर एमएसपी का परसेंट कीजिए। ये भी प्रपोजल शांता कुमार कमेटी का था। ये मोदी सरकार जब आए तब ये शांता कुमार कमेटी बनाई थी। तो अगर वो शांता कुमार का, तो वो एफसीआई को भी डिसमेंटल करने का था, पूरा का पूरा फसलों को खरीदने से सरकार का हाथ पीछे खींचने का वो प्लान था। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर ही है सारी, शांता कुमार की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ही है सारी चीजें, कि आप 67% पॉपुलेशन से कम करके इसको 40% करें, और 22 रुपए केजी अनाज दें, या तो 50% करें एमएसपी का। तो वो कुल मिला के एक ही हल्ले में दोनों चीजों को खत्म करना था, फसलों की खरीद को, और उसका भंडारण, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबका सब एक ही झटके में खत्म करने का प्लान था। लेकिन वो कर नहीं पाए। उसी को करने का कहीं ना कहीं कोशिश चल रहा है। तो इसके इस चीज को समझते हुए हम लोगों ने ये डिमांड रखा है दो तरीके से। एक तो हमने बोला कि 23 फसलों का एमएसपी पर खरीद का गारंटी हो, ऐसा कानून बनाया जाए। और साथ ही साथ हमने रखा है कि भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए। क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ की तरफ से लगाई हुई शर्तें हैं, जो सारा जो चीज कर रही है, वो व्यापार का मामला था, और वो हमारी थाली तक आ गया है व्यापार से निकल के। तो जब इतना ज्यादा अंदर घुस आई है ये चीज, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता है कि हम बोलें कि डब्ल्यूटीओ से ही बाहर आए। तो एमएसपी की ये जो डिमांड हम लेके, बहुत, हमारी एक एमएसपी की डिमांड नहीं है, हमारी 10 मांगे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो हो गया है वो एमएसपी का ही डिमांड ज्यादा प्रोजेक्ट हो गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिमांड है। और ग्लोबली भी यूरोप या अदर जो प्रोटेस्ट इन दिनों में हम देख रहे हैं, वो भी एक या दूसरे तरीके से
इसी चीज के आसपास ही घूमते फिरते हैं। तो एमएसपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो सरकार का पक्ष है, जब हम दिल्ली मोर्चे में भी थे तो वो एक आंकड़ा बोले थे कि इसके लिए तो 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर हम इतना पैसा इसमें लगा देंगे तो भारत का इकोनॉमी धराशायी हो जाएगा। लेकिन हमने उस समय भी जो टेबल टॉक हुआ था उसमें बताया था कि ये ठीक नहीं है। और जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बताया ये 17 लाख करोड़ का मामला नहीं है, ये 9 लाख करोड़ का मामला है अगर आप सारी की सारी फसल खरीद लेते हो तो उसमें आगे ये है कि 1/3 फसल है जो वो किसान या तो अपने लिए, अपने मवेशी के लिए और या फिर वो बीज के लिए रख लेता है। तो उसमें पीएयू के एक अर्थशास्त्री है डॉक्टर सुखपाल सिंह, उन्होंने ये आंकड़ा बोला है कि 7,70,000 करोड़ रुपए चाहिए पूरे साल में 23 फसलों को अगर पूरी तरीके से सरकार ने ही खरीदना हो तो वो पूरे साल में खरीदेंगे, रबी और खरीफ में बट जाएगी ये अमाउंट। तो आपको एक फसल पहले खरीदनी है तो आपको मान लीजिए 50% अमाउंट की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप इसको अगर होलसेल में भी बेच दोगे, क्योंकि सरकार ऐसे पेश कर रही है जैसे फसल खरीद लेगी और बाद में उसको समुद्र में गिरा देगी। ऐसा तो होना नहीं है। होना तो ये है कि जो भी किसान से खरीदा जाएगा उसको सरकार बेचेगी। तो जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि अगर ये आप होलसेल में भी मार्केट में बेच दोगे तब भी आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आंकड़े वगैरह बोले जा रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, ये तो मिसगाइडिंग है बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये भी है कि अगर देश के अनाज के भंडार खाली हो जाएंगे तो हम बड़े कारपोरेटों के रहम करम पे हो जाएंगे। और जैसे सरकार जो अभी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है वो राशन भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे शांता कुमार ने बोला भी है कि जो अनौत्या करके स्कीम है उसमें आप 700 रुपया पर मंथ दीजिए और दूसरे लोगों को जो दे रहे हैं उनको 500 रुपये पर मंथ एक फैमिली को दीजिए। तो ये दोनों चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो हम जहां बैठ के यही मांग कर रहे हैं कि देखिए ना तो आपके जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं वो सही है, ना आपका तरीका सही है। जो लॉजिक हम आपको जहां दे रहे हैं वही हमारा लॉजिक आप WTO में जाके दे रहे हो। तो ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक सही है, जो हम बात बोल रहे हैं वो ही बात सही। सुखविंदर जी, थोड़ा वीडियो अगर बंद करके आप। और हम ये भी समझे कि ठीक है ठीक है, आवाज आ रही। WTO के अंदर वो चला है, मतलब ये बात चली है कि पीस क्लॉज को फॉरएवर कीजिए और ऐसी जो चीजें एमएसपी वगैरह को लेके वहां चली है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो एकदम ही जायज है। और जो सरकार इसके ऊपर खर्चा बोल रही है वो नहीं है। और ये 60% से ज्यादा लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ अमाउंट है। दूसरी तरफ ये कॉर्पोरेट्स को पिछले 10 साल में 14 लाख 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुके हैं। वो कभी वापस भी नहीं आएगा। और जो एमएसपी देने के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट होगी वो पैसा सर्कल में रहेगा और 60% लोगों को ये सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा। और जो 80 करोड़ लोग पीडीएस के तहत खाना ले रहे हैं उनके लिए ये एक गारंटी जैसा बनेगा। जी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी। तो
Katyayani, you asked for a translation. Prakriti or Rajshekhar, will one of you do it? Or should I? Are you there? You can maybe. हाँ, तो मैं तो सिर्फ इतना सॉरी Katyayani, basically, she built on how the demand of the MSP since 1964, how the demand on the MSP has been there. And earlier, the MSP used to be both a floor wage and a high point. I mean, that you cannot go higher than this. But since the 70s, the other one part was removed. And of course, she was talking mainly of the Shanta Kumar Committee report, and which Narendra Modi government had set up, in which there was a kind of agreement to this kind of demand, although there may not be an agreement to all the demands, because they are also saying that they would like the cost of PDS to the consumer be reduced, be increased. It's 1, 2, 3 just now. They're saying that they don't necessarily, the Shanta Kumar committee did not agree. And according to Sukhwinder, what I understood, maybe the campaign doesn't agree. So Sukhwinder ji, क्या आप लोग कि ये मांग कि पैसा बढ़ाया जाए, जो अनाज दिया जा रहा है 1, 2, 3 रुपए से ज्यादा बढ़ाया जाए, ये थोड़ा हमारे अभियान से थोड़ा हटकर है, अगर ये डिमांड है, क्योंकि she has also said that when during COVID 80 crore people were totally dependent on the PDS, it clearly showed how people are unable to earn their own food, and even those who were growing food were buying food. So she said there is a kind of a crisis, and it's MSP which will help us through this. MSP along with the other demands will help us through this crisis. She's also said that government is constantly, the NPA's bill is always very high, where the corporates are let off with the kinds of, monies that they may have taken from various banks and others. So that is constantly let off by the government. And this MSP is the money which will circulate, because then the farmer will grow and that money will continue to be in circulation. So that is broadly some of the things that she has said. Basically on the demands, she has not talked about the struggle. Maybe Mandeep will add to that. Anybody else wants to add to any of these broad questions can write it on the chat. Please write it on the chat if anybody has any questions. It's Sukhwinder ji. I'll now call Himanshu to help us understand what Sukhwinder ji is saying and what is it. Why is the government denying? Why is the government not wanting to bring MSP? What are the arguments? And the demands of the farmers, the 10 demands of the farmers, I'm sure you have gone through it. Please help us understand how important those demands are, and the government is disagreeing. Can you all hear me here? Very well, very well. You're very clear. Okay, so I think मैं हिंदी में ही बोलता हूँ. हिंदी में ही बोलिए. Sorry, हिमांशु जी. हाँ, हिंदी में ही. बोलता हूँ. कात्यायनी जी, we will do the translation, broad translation. मैं सुखविंदर जी के बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें वो सरकार से जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए उसमें वो सरकार के आंकड़ों में उलझ गए हैं. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस डिमांड को, जो एमएसपी की जो मांग है, इस मांग को हमें इन आंकड़ों से बाहर निकल कर देखना चाहिए. मैं पहला चीज जो कहना चाहता हूं वो ये है कि एमएसपी कोई नई चीज नहीं है. सुखविंदर जी ने भी कहा कि हमारे देश में ये करीब 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल होने जा रहे हैं जब हमारे देश में एमएसपी का कानून, एमएसपी का सिस्टम चल रहा है. और फार्मर्स के मांग को पता नहीं फार्मर कैसे समझते हैं, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि फार्मर जो किसान है
उनकी जो मांग है वो सिर्फ इतना ही है कि जो चीज आप सरकार मतलब कर रही है पिछले 60 सालों से, उस चीज को वो सीधा सीधी इंप्लीमेंट कर दे। वो सिर्फ उसको मानने की, उसको जो है मनवाने की मांग हो रही है। क्योंकि अगर आप एमएसपी को कह रहे हैं कि हम एमएसपी के लिए जो है वो हर साल में 2 बार हम जो है वो कागज निकालेंगे, कहेंगे कि आपकी एमएसपी इतनी है, और उस एमएसपी के पे हम जाकर किसानों के बीच में उनके उपज की खरीदारी नहीं करेंगे, तो फिर उस कागज का मतलब क्या है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर आप एमएसपी को आपको लगता है कि ये इतनी बुरी पॉलिसी है, तो हर साल आपको ये 23 जो फसलें हैं, इन 23 फसलों के लिए एमएसपी निकालने की जरूरत क्या पड़ती है? आखिर आप ये किसके लिए है? क्या ये जो खरीदार है उनके लिए है? क्या ये किसान के लिए है? क्या ये सरकार के लिए है? आखिर इनका मतलब क्या है? गारंटी और कानूनन जामा पहनाने का मतलब बिल्कुल इतना ही है कि जो चीज सरकार पिछले 60 सालों से करती आ रही है, उस चीज को वो उस पर अमल करे। और किस चीज पे अमल करे? आखिर एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब इतना ही है कि ये एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये जो है वो जैसा कि सुखविंदर जी ने कहा, ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है, और ये मिनिमम प्राइस है। और मिनिमम प्राइस है, समर्थन मूल्य है, लोगों को, किसानों को समर्थन देने के लिए है कि अगर उनकी जो बाजार में कीमतें हैं उनके फसल की, वो बाजार की कीमतों से कम है, तो सरकार उसमें जाकर खरीदारी करे ताकि कीमतें बढ़ जाएं। ये सरकार को करना चाहिए, और ये सरकार का जो एमएसपी का जो शुरुआत करने का जो पूरा मकसद था, वही मकसद था। तो किसानों की मांग एक तरीके से अगर देखा जाए सीधे साधे शब्दों में, तो इतनी ही है कि जो चीज के आप वादा कर रहे हैं, आप उस वादे को पूरा का पूरा आप उसको निभाइए। सिर्फ उतना ही बात आप मान लीजिए। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम इस तरीके से इस मांग को रखें, तो फिर उस मांग में ये चीज बिल्कुल मतलब नहीं, इसका इन चीजों का डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होना चाहिए कि पीडीएस में प्राइस कितना होगा, उसका कितना जो है सरकार पीडीएस के लिए करेगी। उसके लिए एक कानून इस देश के संसद ने पास कर दिया है, और वो कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में ये चीज पास हो गई है कि सरकार को, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को इतने लोगों को देना है और इस कीमत पे देना है। उससे जो है वो एमएसपी का कोई मतलब नहीं है। अब सरकार आपको अगर लगता है कि एमएसपी को हमें सरकार को तो किसी न किसी तरीके से पूरा करना है उस चीज को वो पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर बोझ नहीं डाल सकती है। वो ये नहीं कह सकती है कि हमें पीडीएस चलाना है, इसलिए आप कम कीमत में हमें जो है वो अनाज दे दें। किसानों को उनका वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनको जो रेम्यूनरेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट है, वो रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए। जो कमिटमेंट सरकार ने संसद में दिया कि हम खाद्य सुरक्षा के लिए ये चीजें करेंगे, उन चीजों को करने के लिए अगर किसानों को आपको उनका वाजिब मूल्य देना है, तो वो वाजिब मूल्य सरकार को देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये भिड़ा देना कि नहीं देखिए उसके लिए मुझे ज्यादा खर्चा लग रहा है, इसके लिए आपको जो है वो, तो इसका खर्चा किसान क्यों दे? आखिर किसान अपनी जेब से इस देश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून चलाए, ये तो संसद ने नहीं कहा है। संसद ने कहा है कि सरकार चलाए, और उसके लिए सरकार को ये जरूरी है कि वो इस देश के किसान को उसकी फसल का वाजिब मूल्य दे। और मुझे लगता है कि अगर वो इस किसान वो इन दोनों चीजों को हम अलग करके रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि हम ये कहें कि ठीक है इससे पीडीएस की कीमतें बढ़ जाएं, उसमें पीडीएस में ये कम कर दीजिए, इंटाइटलमेंट कम कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों चीजों को मिलाना चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर सरकार ने कमिटमेंट दे दिया है, संसद में कानून पास हो गया है। आपको लगता है कि किसान अपनी फसल महंगे में दे रहे हैं, तो आप सस्ते में कहीं से ला के दे दीजिए, आप जो है वो बाजार से ले आके दे दीजिए, हमें कोई इसमें परेशानी नहीं है, जब तक कि आपने जो कमिटमेंट संसद में दिया है वो कमिटमेंट आप पूरा कर दें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को अलग करके रखना चाहिए, दोनों को मिलाने की वेरी जरूरत है। वेल सेड। या किसान और जो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो एक दूसरे का विरोधाभास उसमें नहीं है। वो जब सरकार एक कोशिश कर रही है उस विरोधाभास को ले आने के लिए, और मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों को इस चीज को बिल्कुल उस झांसे में नहीं आना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पालन करने की जिम्मेवारी इस देश के किसान के लिए है। किसान उपज पैदा कर रहे हैं, और वो उपज पैदा करके वो सरकार उनसे खरीदे, पर खरीदे वाजिब दाम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसान गरीब हो जाए और किसान जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, किसान का जो है नुकसान हो जाए। ये कहीं भी उस कानून में नहीं लिखा हुआ है।
अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देख लें तो उसमें एमएसपी शब्द सिर्फ एक बार आता है, और वो एमएसपी शब्द ये कहता है कि सरकार जो पीडीएस में देगी वो एमएसपी से कम होना चाहिए। इसके लिए हमें नहीं लगता है कि किसानों के ऊपर एक बोझ डालना चाहिए कि आप जो है हमें सस्ते में अनाज दे दीजिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आ रहे हैं कि इतना खर्च लगेगा, 19 लाख करोड़ लगेगा, 20 लाख करोड़ लगेगा, जितना भी लगेगा, जो भी लगेगा, ये एक तरीके से मुद्दे से ध्यान भटकाने की बातचीत है। ये सारी चीजें हम सुन चुके हैं। ये सारी चीजें जो है ये पूरी तरीके से यही चीजें इस देश में बोली गई थी। मनरेगा के बारे में कानून बनाने की बात हुई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि देश का जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, देश जो है वो गिरवी हो जाएगा। ये सारी चीजें बोली गई थी। ना देश गिरवी हुआ, ना ही इस देश में नरेगा चलाने के लिए किसी तरीके से संसाधन की कमी है, बल्कि जब कोविड की महामारी हुई, जब इस देश में सूखा आया 2 साल 14-15, नरेगा ने ही इस देश के किसानों को और इस देश की जो आम जनता है उसको बचाने का सबसे बड़ा योगदान किया। खाद्य सुरक्षा कानून के समय में भी ये बात आई थी कि इतना पैसा लगेगा कि सरकार जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि खाद्य सुरक्षा कानून में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की बात हुई। इस सरकार ने 2.5 साल तक 10 किलो मुफ्त में अनाज दिया। क्या सरकार जो है तब बैंकरप्ट हो गई थी? क्या सरकार जो है वो चलना बंद हो गई थी? कुछ भी नहीं हुआ। दुगना कर दिया आपने, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो एक आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे आंकड़े झूठे हैं। इन सारे आंकड़ों का कहीं भी कोई भी तरीके से जमीनी स्तर पे किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेशन ना सरकार के पास है, ना ही किसी और के पास है। वैसे भी किसानों की मांग है कि आप एमएसपी ये 23 फसल जो जिस पे आप अनाउंस करते हैं, आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारी फसलों पे कर दीजिए। आप कम से कम इन 23 फसलों पे जिसपे आप खुद ही जो है वो जनता के बीच में जाते हैं और पूरा ढिंढोरा पीट के हर साल जो है वो कहते हैं। अभी जो परसों कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें भी आप पूरा जो है प्रेस रिलीज आपने दिया, हर जगह प्रेस में डाला कि हमने जूट का एमएसपी बढ़ा दिया, हमने कॉटन का ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो जब आप खुद ही कर रहे हैं तो ये भी तो बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब आप कहते हैं कि इस फसल का एमएसपी ये होगा, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी तो बता दीजिए। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि सरकार इस कीमत पे खरीदेगी? अगर खरीदेगी तो सरकार कीमत पे खरीदती क्यों नहीं है? आप ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, कॉर्पोरेट्स को इससे कम में नहीं खरीदने देंगे हम, तो उसके लिए भी आप कहिए कम से कम। आप सारे मार्केट में कह दीजिए या बाकी जगह कह दीजिए कि कॉर्पोरेट उससे कम में नहीं खरीद सकता है। आप बता तो दीजिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। और आज के दिन में एमएसपी गारंटी का सीधा सीधी मतलब इतना ही है कि सरकार से उसकी जवाबदेही लेना, कि अगर आप ये कानून ला रहे हैं जो 60 साल से इस देश में चला आ रहा है सिस्टम, तो वो सिस्टम को पालन करने की जिम्मेवारी भी आपको लेनी चाहिए। और ये किसी भी एक जनतांत्रिक व्यवस्था में एक मिनिमम डिमांड होती है, एक मिनिमम होती है कि सरकार अपने जो बातें करती है उस बातों पे वो अमल करे। इतना ही मांगा जा रहा है, उससे ज्यादा तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है। खर्चे की जहां तक बात आती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता चुका हूं, सरकार के लिए क्या खर्च होगा ये सरकार को सिर्फ आंकड़ों के स्तर पे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो एक कॉर्पोरेट सिस्टम तो है नहीं। कई बार सरकार जो है वो खाद्य सुरक्षा के लिए पैसे दे रही है तो बैठ के क्या वो हिसाब किताब करते रहती है कि हमने आपको इतना इतना दिया, बदले में आप हमें इतना दे दीजिए। तो उस तरीके से हिसाब किताब नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो सरकार को करनी होती हैं, कानून की व्यवस्था करनी होती है। जब इस देश का जो एक बहुत बड़ा तबका उसके ऊपर जो है आर्थिक संकट आया हुआ है, तो उसको जो है वो सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, सरकार करती है। सरकार तरह तरह के सब्सिडीज देती है, सरकार तरह तरह के प्रावधान करती है, हेल्थ के लिए प्रावधान करती है। जब बताते हैं कि हम आयुष्मान भारत कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम आपको बीमा के लिए कर रहे हैं, या फिर जब कहती है कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार की जिम्मेदारियां हैं। सरकार उसमें बैठ कर हिसाब किताब करने लगेगी कि हमें इतना लगेगा, हमें उतना लगेगा, तो वो चीजें जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप बैठ के यहाँ पे एक व्यापार चला रहे हैं? क्या आप एक व्यापारी हैं कि मुझे इतना पैसा लग जाएगा और इसलिए मैं इतना करूंगा? वैसे भी इस पैसे का कोई मतलब नहीं है। ये पूरे जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे आंकड़े हवाई के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पे कहीं भी कोई भी किसी तरीके से इसके इन आंकड़ों के बारे में कोई भी एक कैलकुलेशन ना सरकार के पास है, ना सरकार ने कभी किया है इस तरीके का कैलकुलेशन।
पर अगर कुछ पैसे लगेंगे भी तो उन पैसों को ये देखने की जरूरत है कि क्या इस पैसे से फायदा क्या हो सकता है। और वो फायदा जो है वो प्रॉफिट लॉस वाला फायदा नहीं होता है, वो फायदा होता है कि इससे देश के जनता को, इससे समाज को, राजनीति को और अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हो सकते हैं। मैं समाज को फायदा होगा ये जाहिर तौर पे किसान जो है वो जिस तरीके से आज के दिन में डिस्ट्रेस में है, अगर उसको एक आमदनी की गारंटी होगी तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर इस एमएसपी सिस्टम सही तरीके से लगाया जाए तो इस देश में प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। तो जिस मुद्रास्फीति से सरकार गुजर रही है वो मुद्रास्फीति के संकट से बाहर निकलने का सबसे बढ़िया समाधान जो है वो एमएसपी का सिस्टम है। आपको आज के दिन में भारत सरकार 70% से ज्यादा तिलहन जो है वो विदेशों से निर्यात करती है, 20-25% जो है वो दलहन और दाल जो है वो निर्यात करती है। अगर ये सारी चीजों में आपका फॉरेन एक्सचेंज जो जाता है वो फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा अगर हम विदेशी किसानों को ये पैसा देने के बजाय अपने देश के किसानों को उनकी फसल खरीद कर उनका हम पैसा देंगे, तो वो भी एक फायदा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सारी चीजों को एक पूरे तरीके से समझने, माने एक व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें आंकड़ों के झंझट में नहीं फंसना चाहिए, हमें इसको फूड सिक्योरिटी से बाहर रखना चाहिए। और तीसरा, हम इसको एक बेसिक राइट के रूप में हमें इसको डिमांड करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं मांगना चाहिए कि आज सरकार हमें इस पर कोई एहसान कर रही है। यही कारण था इसको कि 1964 में लाया गया था और तब और आज के दिन में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रावधान के तहत इसको लाया गया था कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो प्राइस स्टेबिलिटी देगा, एक तरीके से एक इनकम स्टेबिलिटी देगा, वो चीजें आज के दिन में ज्यादा जरूरी हैं और वो हमें करने चाहिए। और आखिरी बात जो मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा कि इसका WTO से भी कोई ज्यादा संबंध नहीं है। ये भी आपको एक तरीके से बताया जा रहा है, आपकी मांग अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस मांग को इस मांग से जोड़ा जाना उचित है। ये आपको बरगलाया जा रहा है कि आप इसको पीडीएस से जोड़ दीजिए, आप इसको WTO से जोड़ दीजिए, आप इसको इन्फ्लेशन से जोड़ दीजिए, आप इसको फिस्कल डेफिसिट से जोड़ दीजिए। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है लोगों को भ्रम में डालने के लिए की जा रही हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे पे अगर जो है मांग होनी चाहिए कि ये हमारा राइट है और ये सरकार करती आ रही है और इसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बात यहीं पे रुक जानी चाहिए। धन्यवाद। Thanks a lot, Himanshu. Can you yourself summarize it? करता जी, एक चीज हाँ बोलिए, जरूर बोलिए। Yes, पिन वो क्लैरिफाई स्पॉटलाइट सुखविंदर जी प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ जी स्पॉटलाइट तो नेट का कुछ दिक्कत रहा होगा। मैं जो हमारा जो बात है वो ये नहीं है कि पीडीएस में जो अनाज है उसका कीमत बढ़ाया जाए, ये शांता कुमार का एडवाइस था। ओके, थैंक यू। किसानों का नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो सुनने में हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। लेकिन हिमांशु जी का आपने ध्येय समझ लिया होगा कि उनका कहना है कि इसको हमें अपने एक राइट्स के उससे लेना चाहिए और आंकड़ों में नहीं फंसना चाहिए, और इनके भटकाव वाले आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल ही नहीं हमें अपना आर्ग्यूमेंट गिव अप करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। Would you like to summarize it yourself, just the headers in a couple of minutes, or Katyayani? And then of course we will be doing a report in English and Hindi, so Katyayani will get to read the detail. Thank you, Himanshu. Just the headers. I'm just saying three things. One is that the MSP is an old system which the government itself has been putting in practice for 60 years almost. And the only demand that the farmers are making is that this should phone kar dena si ko print kara lunda. So and I think one should stick to the demand that this is something which is a basic right that the farmers should get, which is the minimum right. They're asking for a minimum price and they should get it. I don't think, my advice only is that there should not be any attempt to link it with the food security, which is what the government is trying to put together, confuse it with the National Food Security Act. That should not be the strategy, and that should be accepted by the farmer unions or by the farmers. Secondly, I think that the cost estimates that are being given by the government are simply numbers which have absolutely no basis, and this is basically where I think they're trying to create some kind of a
scarecrow kind of a system where they're trying to scare people and that this is going to cost so much. I don't think any of these numbers have any meaning. Neither is the 7 lakh crore figure correct, nor is the 70 lakh figure correct. We don't know, and that we can only know when the government actually implements the MSP system, and that number is unlikely to be as high as it is being projected in the current situation. But I think one should ask for it for all crops, for all states, and everywhere for all farmers as a basic right that should be given to the farmers. If they have to, if they're growing it, this is the minimum that the state can offer to the poorest category of the population in this country. That I think that's it. Yeah, thank you so much, Himanshu. So अब हम लोग मनदीप आप आए प्लीज, और मनदीप आप अपनी बात संक्षेप में रखें, 5-6 मिनट में प्लीज रखें अपनी बात। प्लीज स्पॉटलाइट मनदीप। जी शुक्रिया कविता। और मैंने हिमांशु जी को भी सुना, सुखविंदर जी को भी सुना। सुखविंदर जी जो आर्गुमेंट लेके आगे बढ़ी वो मेरे को सही लगा, और हिमांशु जी ने भी कई बातें कही जो काफी असरदार थी। एक बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, चाहे अशोक गुलाटी हो या फिर अशोक गुलाटी जैसे और भी कई लोग हों जो लगातार लिख रहे हैं, तो इन लोगों का 2 सब्सिडियों के ऊपर बहुत ज्यादा हमला होता है। एक है फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हमें पता है कि किसानों को दी जाती है, दूसरी है फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी हमें पता है कि देश के जो सबसे गरीब तबका है उसकी मदद के लिए दी जाती है। तो फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी पे उनका हमला रहता है कि देखो ये बजटरी एलोकेशंस का एक मैक्सिमम पार्ट ले जाते हैं, ठीक है। तो और इस वजह से ये फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी बंद होना चाहिए, तो इसके ऊपर उनका खासा जोर रहता है। और अभी एमएसपी की डिमांड का भी हम देखें तो वो एक पूरा जो आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है उसमें उसकी टेक भी यही ले रहे हैं कि देखो एक टाइम पे देश के गोदामों को अनाज की जरूरत थी, फूड सिक्योरिटी को लागू करने के लिए इसकी जरूरत थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब किसानों को ओपन मार्केट के हवाले कर देना चाहिए, वहां से उनको जो दाम मिले वो मिले, और इसका ठेका सरकार को नहीं उठाना चाहिए। जो इस किस्म का जो आर्गुमेंट है ये सारा फ्लो करता है। इसमें 2 दिक्कतें, एक तो ये लोग ये नहीं बताते कि जो टैक्स में जो छूट दी गई है कॉर्पोरेट्स को, और जो टैक्स स्लैब भी जो कम किया गया 30% से 22% आ गया है, और उसके बावजूद भी जब ये 2019-20 में कम किया जा रहा था तो इन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि हम बहुत सारी जो टैक्स इस किस्म की चीजें देते हैं तो उनको हम बंद कर देंगे, और इसलिए हम जो इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन है वो वैसे भी 23% रहता है, उनका ये आर्गुमेंट था। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बाकी जो हम छूट वगैरह देते हैं उनको बंद कर देंगे, और इसको स्लैब को इसलिए हम कम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो जो हमें पता है जो टैक्स जो छूट वगैरह थी और जो प्रोत्साहन वगैरह थे वो भी देने जारी रखे, और उसके साथ उन्होंने टैक्स स्लैब को भी कम कर दिया। और उससे करीबन अगर हम पिछले 10 साल का डेटा भी देखें तो उसमें 13 लाख करोड़ के इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन के ऊपर असर पड़ा है, और वो उसमें भी जो ज्यादातर जो फायदा हुआ है वो बड़े कॉर्पोरेट्स को हुआ है। तो इस घाटे को इस बजटरी एलोकेशन में इस घाटे को तो कोई नहीं बोलता है, कोई इसके डाटा को नहीं बोलता है, और बाकी जो दूसरे डेटा है वो बड़ा चढ़ा के बोले जाते हैं। अब बात आती है कि जो लगातार बात हो रही है कि किसान आंदोलन को एक हिसाब से उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी गायब किया जा रहा है, और जो सेंसरशिप है उसके ऊपर, मतलब मेरे खुद के भी अकाउंट बंद है, और जो वॉइस आनी चाहिए, और जो बात इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है खनौरी बॉर्डर पर, कल 50,000 खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर हो, कल सबसे बड़ा वुमेन्स डे मेरे को लगता है कि पंजाब हरियाणा में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर मनाया गया है। अकेले मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद था, अकेले शंभू बॉर्डर पर 30,000 के आसपास महिलाएं थी, और 10,000 के आसपास महिलाओं की खबर आई है कि खनौरी बॉर्डर पर थी, और भी कई जगह पे पंजाब हरियाणा में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रही है। हरियाणा में टिटोली टोल पे भी रही, और भी कई जगह पे महिलाएं पहुंची हैं। तो लेकिन उसकी खबर आपको देखिए कि कल कहीं पे भी नहीं दिखाएगी। जो मेन स्ट्रीम जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें भी कोई उसकी खबर नहीं है, और जो सो कॉल्ड अल्टरनेट मीडिया हाउसेज हैं उन पे भी कोई प्रॉपर उस पर रिपोर्टिंग की नहीं गई। तो एक वो सेंसरशिप दिखती है, और जो ये खबरें पहुंचा रहे थे उन सबके अकाउंट हमें पता है कि ट्विटर पे और दूसरी जगह पे वो उनको बंद कर दिया गया है, और किसी ने भी
इसके ऊपर ढंग से, मतलब इवन बीबीसी ने भी ये किया है कि बीबीसी में मेरे कुछ साथी काम करते हैं, उनको तो मैंने टेक्स्ट किया तो उन्होंने मेरे से 2 फोटो मांग लिए और 2 फोटो को अपने लाइव जो उनका न्यूज रूम का जो चलता रहता है लाइव न्यूज वाला, उस सेक्शन में वो 2 फोटो लगा के काम चला लिया, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया। तो ये दिखा रहा है कि किस लेवल की जो एक हिसाब से सेंसरशिप है वो चल रही है, और मतलब अल्टरनेट मीडिया में भी डर है। और एक बात और निकल के इसमें आती है कि ये वो निकल के ये आ रही है कि जो हमारे राइटर्स हैं और जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो भी कहीं ना कहीं पीछे है, और जो लोगों में जिस किस्म की निराशा है और लोग जो अपने सारे संकट के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी नहीं पकड़ पा रही है। तो पकड़ पा रहे हैं, लेखक भी नहीं पकड़ पा रहे, सिविल सोसाइटी के लोग, हम पत्रकार भी नहीं पकड़ पा रहे कि किस किस्म से जो ग्राउंड पे लोगों में गुस्सा, वो कैसे अपने रूरल क्राइसिस से, ग्रामीण संकट से बाहर निकलने के लिए आंदोलित है। उसको बिल्कुल भी हम बराबर, मतलब आप एक होता तो ये है कि लेखकों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को अपने जो अपने यहाँ पर जो आंदोलन हो रहे हैं, फिर जो संकट से बाहर निकलने के लिए लोग जो ट्राई कर रहे हैं, उनके बराबर चलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि वो बराबर चलना तो बहुत दूर, बहुत पीछे चल रहे हैं। ये एक इस दौर की त्रासदी भी है। हालाँकि बहुत सारे लोगों को देखकर थोड़ी उम्मीद भी जगती है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो कि जो ग्राउंड पे चल रहा है कम से कम उसके ऊपर बात हो। तीसरी बात है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की बात तो ज़रूर होनी चाहिए, और ह्यूमन राइट्स की इसलिए बात होनी चाहिए कि आप 13 फरवरी और 21 फरवरी 2 तारीखें आप देखिए। 13 फरवरी को जब किसान पहुँचते हैं और जब शंभू बॉर्डर और जो खनौरी बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो उनके ऊपर बहुत भारी हेवी सेलिंग होती है, और करीब 200 के आसपास किसान इसमें चोटिल होते हैं। और खाली जो शेलिंग है उसकी भी आप नेचर देखिए, वो खाली पुलिस वाले आंसू गैस के गोले नहीं है कि वो आ रहे हैं और वो बस आंसू गैस छोड़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे पैरामिलिट्री जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो वो आंसू गैस यूज करती हैं, वो भी हैं। जो उनमें एक है एयर ब्रस्ट, वो एक ऐसे लोहे का शेल इतना बड़ा, और वो आके एकदम पास आके फटता है, और जो फटता है तो वो चोटिल भी करता है, और वो पूरा ऐसे घाव छोड़ जाता है। बहुत सारी तस्वीरें मैंने खींची इस दौरान, और 3 किसानों की आंखें भी आपको पता होना चाहिए कि 3 किसानों की आंखें चली गई हैं। बहुत सारे किसानों को चोट, कईयों की हड्डियां टूटी हैं। और ऐसे ही फिर 21 फरवरी को हमें पता है कि खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह, जो कि 21 साल का हुआ था किसान, उसकी उसकी बर्थ ऑफ डेट 2003 की है। और जो लड़का शहीद हुआ शुभकरण सिंह, बठिंडा के बल्लो गांव का था, तो उसको उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद एक लोगों में रोष तो है हरियाणा पंजाब में, जब शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास की गई मार्च में, 3 मार्च को, तो उस दिन उनके गांव में करीबन 30 से 40,000 किसान मौजूद थे वहां पे। तो वो दिख रहा था कि उसकी लास्ट राइट्स में कितने भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, वो एक गुस्सा है। और इसके जो ह्यूमन राइट्स पे जो बात होनी चाहिए थी, जो मतलब मेरे को लगता है कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजी जानी चाहिए थी दिल्ली से, और एक्टिविस्टों की भी आनी चाहिए थी, और कम से कम एक रिपोर्ट पूरी इसके ऊपर बननी चाहिए थी कि किस किस्म के वेपन्स, किस किस्म के जो चीजें हैं वो पुलिस की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे आंसू गैस के जो गोले थे, जो उनके शेल थे, वो हमने पढ़े, वो एक्सपायरी डेट के थे। तो इट मीन्स वो कहीं पे भी वो रिपोर्ट भी नहीं होगा, और बल्कि पुलिस तो ये बोल दे कि हमने तो यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो तो एक्सपायरी डेट के सेल्स यूज कर रही है, जो कि उनके रिकॉर्ड में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक अनदर है कि जो पुलिस ने एक्सपायरी डेट की जो चीजें यूज की हैं किसानों के ऊपर, और जो पैरामिलिट्री, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाली जो एक्सरसाइजेस थी, क्योंकि रबड़ बुलेट का भी साइज हमें पता है, पैलेट्स का भी पता है, लेकिन इसमें छर्रे भी थे बहुत सारे, जो देसी जो छर्रे होते हैं, वो भी बहुत सारे थे, और उससे उनका भी मामला है कि बहुत सारे लोगों को छर्रे लगे हैं। तो मेरी एक तो दरख्वास्त ये है कि क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई सिविल राइट एक्टिविस्ट है, कोई पत्रकार है, कोई लॉयर है, तो आप लोग कम से कम एक इनिशिएटिव लेके कि फार्म प्रोटेस्ट में किस किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, वो एक रिपोर्ट आप जरूर करें, ताकि कम से कम आप जो ग्राउंड पे जो लोग लड़ रहे हैं उनके बराबर तो चल सकें। बहुत पीछे चल रहे हैं, ये मेरी एक दरख्वास्त है। इतने सारे लोग अगर हम सारे इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं, तो इस बातचीत से एक चीज भी निकलनी चाहिए, और ये मेरे को लगता है कि ये जरूरी चीज है। तो ये 3 बातें थी। मेरे को लगा कि एक तो जो
इनकी डिमांड है उसको लेकर जो कुप्रचार है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी के ऊपर जिस किस्म का हमला है, दूसरा जो स्टेट की तरफ से सेंसरशिप है मीडिया के ऊपर और लोगों के अकाउंट बंद करने के ऊपर, और तीसरी जो ह्यूमन राइट वायलेशन, ये 3 चीजों को लेकर मैं अपनी बात रखना चाहता था। तो ये मेरे पॉइंट है। कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। इसी क्रम में थैंक यू सो मच मनदीप। इसी क्रम में हम अखिल अगर आप बहुत संक्षिप्त में बता सकते हैं जिस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन और क्या तय किया जा रहा है आंदोलन द्वारा, क्योंकि आप लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो इसीलिए हमें लगा कि सुखविंदर जी मोर्चे को संभाले हुए हैं, मनदीप जी पूरा मीडिया, आप ह्यूमन राइट्स वाला देख रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट। थोड़ा सा बताएंगे अखिल जी किसानों की जी तरफ से क्या हो रहा है? हाँ कैन यू जी पिन अखिल? हाँ जी, मेरे पास आवाज पहुंच रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? यू आर स्टिल ऑन द रोड? नहीं, आई जस्ट रीच चंडीगढ़, और मैं बॉर्डर पे मोर्चा पे नहीं था क्योंकि मेरे को कुछ चंडीगढ़ में काम था, तो मैं वापस जाऊंगा। और आना इसलिए भी जरूरी था कि इंटरनेट का वैसे तो जो बैन कर रखा था वो कई जगह पे हटा दिया है, लेकिन फिर भी मोर्चे के आसपास अभी इंटरनेट की काफी समस्या सी लग रही थी मेरे को। मैं वीडियो से नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मेरे ख्याल से वो कनेक्शन वीक होने की Doesn't वजह से matter. हो जा Please सकता go ahead in 5-6 तो minutes, please. Stay. देखिए, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है 13 तारीख से पहले भी जब आंदोलन की प्रिपरेशंस चल रही थी और लोग बाग आपस में तैयारी कर रहे थे दिल्ली जाने की, इनकी डिमांड्स की बात थी, तो ये पूरी पब्लिक नॉलेज में थी कि इन्होंने 13 तारीख को दिल्ली जाना है। और इसमें जितने भी किसान थे, ज्यादातर जो किसान तो पंजाब के हैं, लेकिन हरियाणा में भी एक सब्सटैंशियल फोर्स थी जो कि दिल्ली जा रही थी इनके साथ में, और भी अलग राज्यों से, जैसे कि राजस्थान वाला भी, गंगानगर अनूपगढ़ वाला इलाके से, या वेस्टर्न यूपी के तो बहुत, लेकिन जो ज्यादातर किसान थे वो पंजाब के थे, हमें पता है इस बात का। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ये सब चीजों को छोड़कर जो बेसिक चीज भी हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स आर आल्सो वेरी बेसिक, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है उसको बिल्कुल ही ताक पे रखकर जिस तरह से काम देख रहे हैं, और वो रोज एक नया शौक लगता है जो भी हम खबरें देखते हैं। और खबरें भी इतनी आसानी से नहीं दिख पा रही हैं क्योंकि सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से पहले ही हटा हुआ था। जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जैसे मनदीप भाई का भी अकाउंट था, वैसे बहुत सारे अकाउंट थे, उनसे हम लोग जांचने की कोशिश कर रहे थे शुरू से ही। जब ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे रोक के गए, तो आमतौर पे देखा जाता है जब आप सिविलियन से डील कर रही होती है सरकार कोई भी प्रोटेस्ट रोकने के लिए, तो एक सिविलाइज्ड वे में एक उसका तौर तरीका है और आप कितनी फोर्स यूज करेंगे। यहाँ पे रबर बुलेट्स भी थी, यहाँ पे जो आंसू गैस के गोले भी थे, सोनिक वेपन्स जो कि बहुत गंदी आवाज करते हैं और लोगों को भागना पड़ता है उस तरह से। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पैलेट गन्स हैं, और पैलेट गन्स की कौन सी साइज हैं। पैलेट गन्स पे हमने पता है कि जो जम्मू कश्मीर में पैलेट गन्स यूज करती थी, सुप्रीम कोर्ट के उसका जजमेंट है, लेकिन पैलेट गन्स की साइजेस भी हैं। जो वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो जेएनके के लिए जजमेंट था, जिसमें अफस्पा लगा हुआ है जिस राज्य में, उससे भी बड़ी बुलेट्स, पैलेट बुलेट्स का इस्तेमाल इस आंदोलन में किया गया है। जो मनदीप भाई भी बता रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड टेयर गैस शेल्स हैं वो भी बरामद बहुत ज्यादा हुए हैं, वो अभी तक हमारे किसानों के पास में है। इसके अलावा क्योंकि ये जब ज्यादा नंबर्स में किसान थे और ये दोनों बॉर्डर्स पे रुक गए, लेकिन ऐसी कोई सैकड़ों जगह है जहां से छोटे नंबर्स में किसान हमारे दिल्ली की तरफ जा रहे थे, या फिर शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जब ये मोर्चे लगने लगे तो ये उनकी तरफ जा रहे थे। तो पुलिस ने उनको डिटेन किया, अरेस्ट किया, कई बार बिना किसी पेपर वर्क के उनको रोका, उनकी गाड़ियां हटाई, और कई बार उनको कल की बात है कि हिसार के अंदर कोई 20-25 गाड़ियां एक मीटिंग करने के लिए अपने गांव के आसपास जा रही थी, उनको वहां से डिटेन किया गया। लास्ट में वो कोई पेपर वगैरह का काम नहीं करते, लेकिन इस तरह की खूब सारी चीजें हैं। 13 तारीख के बाद में बहुत सारे लोग जो अरेस्ट हुए थे हरियाणा साइड में हुए थे, खासतौर से अंबाला में।
तो उनके लिए हमें पता है कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशंस होती हैं जिसमें 107-16 या फिर 151 सीआरपीसी यूज होती है, तो वहां पे आमतौर पे ज्यादातर हिंदुस्तान की ये हालत है कि 10,000 का, 15,000 का, मैक्सिमम 50,000 का मुचलके पे करके इनको छोड़ा जाता है। और उसका जो श्योरिटी होता है, जो बेल बॉन्ड भरता है, वो व्यक्ति भी उसका जान पहचान का कहीं का भी हो सकता है। जो किसान हरियाणा में, जो पंजाब के थे ज्यादातर, उनको डिटेन किया गया और उनके जो पेपर वर्क हुआ, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने 10-10 लाख के मुचलके उनसे साइन कराने की डिमांड करी। जब वो 10 लाख रुपए, पहली बात तो इतनी बड़ी रकम होती है कि ज्यादातर लोगों के पास में उस कीमत की गाड़ी होना, कोई प्रॉपर्टी का कागजात होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो इंतजामात भी हुए ऐसी श्योरिटीज के, तो बाद में पता चला कि वो हरियाणा का निवासी होना जरूरी है, वो हरियाणा की प्रॉपर्टी होने उसके पास में जरूरी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि जो आदमी को बेल भी हो गई है एक छोटे से डिटेंशन के पावर्स में उसको लेकर, तो उसको जब छोड़ा गया वहां से, तब वो छूटने की हालत में नहीं था, क्योंकि उसके पास में एक बेसिक सा श्योरिटी नहीं था। फिर पार्षद के साइन होना जरूरी था। तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स में लोग बाग हैं इस तरह के। और जो हरियाणा के बीचों बीच, चाहे वो रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे दूसरी जगह हो, सिरसा वाली साइड हो, और जो सिरसा वाली साइड है वहां पे भी एक बॉर्डर लगाने की अभी किसानों ने तैयारी कर रखी है। तो वहां पे भी छोटे लेवल पे जो वायलेशंस हो रहे हैं, पूरे रूल ऑफ लॉ को जो ताल पे रखा जा रहा है, तो वो हमारे पास में डेटा कई बार आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे, लेकिन वो पूरे हरियाणा में जब हम बात कर रहे हैं, ये वो चल रहा है उस टाइम पे। जो आपका सेंसरशिप की बात हो, मैंने आपको बताया कि पहले से ही मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा प्रोटेस्ट दिखा नहीं रहा था। इनफैक्ट जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही थी, उसको तो एक तरह से बैड लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जा रही थी। और छोटे छोटे, मनदीप पूनिया का एक अकाउंट है, मनदीप पूनिया का एक पत्रकार का यूट्यूब ये चैनल है, लेकिन इसके अलावा जितने यूट्यूब चैनल्स एक के दुक्के और थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो अपनी बात ट्विटर के माध्यम से रख रहे थे या फेसबुक के माध्यम से रख रहे थे, तो ट्विटर ने उनको एक इन अ वे एक नोटिस भेजा ईमेल के थ्रू, और वो उनका विदहेल्ड का और ब्लॉक होने का उनका कार्रवाई हो गई है। इस तरह के 1,000 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। इनफैक्ट मैं कल एक दो उनके देख रहा था, तो मेरे पास एक सूचना आई कि एक जो जयपुर की एक जो पीयूसीएल की इंटर्न थी, पहले लॉयर है वो, इंग्लैंड में अभी, रचना ढाका, तो उसने तो बेचारी ने कुछ लिखा विखा भी नहीं था। मैंने पूछा उससे कि आपने क्यों, आपका क्यों विदहेल्ड करा, ब्लॉक किया, तो उसने बोला मैंने कुछ जो ट्वीट्स थे वो रीट्वीट करे थे, रीपोस्ट करे थे। इस तरह से 200-300 फॉलोअर्स वाले छोटे अकाउंट्स को भी इन्होंने ये कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो हमारी जो बातचीत मीडिया के माध्यम से तो होनी चाहिए थी, वो पहले से नहीं हो रही, और जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन इन अकाउंट से आ रही थी, वो बिल्कुल भी एक तरह ब्लैकआउट कर रखा है उसका। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं इनका। आप देख रहे हैं अब दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जो किसान की डेथ हुई थी, शुभकरण सिंह, उसके खिलाफ में भी एक उदयपाल नामक व्यक्ति हैं, जिन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 22-23 तारीख को ही एक पिटिशन पेश करी थी, जिन्होंने एक 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जो कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और कोई डीजीपी लेवल के अधिकारी होंगे। इसके अलावा एक किसान जिसका नाम प्रीतपाल है, उसको खनौरी बॉर्डर से पुलिस, हरियाणा पुलिस, पहले तो उसकी पिटाई करी, उसको बोरी में डालकर लेकर चले गए, फिर उसको कोई अधमरी हालत में पीजीआई रोहतक में वहां पे शिफ्ट कराया। जब उसके फादर ने, यहाँ पे एडवोकेट ईश पुनीत सिंह है चंडीगढ़ में, उनके थ्रू एक याचिका लगाई कि मेरे बेटे को चंडीगढ़ पीजीआई लेकर आया जाए, तो उसके बाद में कराया। उसकी हालत बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारा प्लान है कि हम लोग उससे आज या कल में मिलेंगे। अखिल, नाम तो क्या है? प्रीतपाल सिंह, प्रीतपाल सिंह किसान है जिसकी बहुत बुरी, उसके मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं, कई जगह पे चोट लगी हुई इसकी।
तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। Okay. So जी। do you want to conclude here, Akhil? So Yeah, okay. Thank you so much. Katyayani, you must have got the gist of what was said by all the speakers. So Sathiyo, we open this up for discussion for 15 minutes totally. We'll take 3-4 questions. If you can put it on chat. अगर आप लोग चैट पे क्वेश्चंस लिखते, सुखविंदर जी, अगर सारे स्पीकर्स को आप स्पॉटलाइट करके पिन कर लें, चारों स्पीकर्स को प्लीज, ताकि वो लोग फिर जवाब दे दें। राजशेखर एंड प्रकृति, जस्ट ब्रिंग इन ऑल द स्पीकर्स एंड इफ आप लोग अपना आर देयर एनी क्वेश्चंस? क्या कुछ लोग के क्वेश्चंस हैं? जिंदाबाद। हाँ, अगर चैट पे लिखेंगे इट विल मूव फास्टर, लेकिन आप बोल दीजिए। हाँ, जी। बहुत ही संक्षिप्त में। हाँ, एक्चुअली ये हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं 2-4 मिनट के लिए इधर उधर हो सकती हूँ, तो हाँ, ठीक है। सवाल आप पूछ रहे थे अरुण जी? हाँ जी, एक्चुअली ये उड़ीसा में हम लोग सिर्फ पैडी के ऊपर मांग रखने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने सारी क्रॉप के ऊपर एमएसपी का डिमांड हो रहा है, वो उसका लिस्ट मिल सकता है क्या? सुखविंदर जी, आप हैं इधर? ये आपके लिए ही है कि वो लिस्ट मिल सकता है किन फूड क्रॉप्स पे आप मांग रहे हैं एमएसपी? मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो 23 फसलें वही हैं जिनके ऊपर सरकार अनाउंस करती है हर साल। एमएसपी वही है उनकी जो। श्रीकाल जी, हाँ बोले, आप कुछ बोल रही हैं सुखविंदर जी? मैं 2 मिनट बाद बोलूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ा करना पड़ रहा है। आटे ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਟੇ Any other questions? हाँ, तो एक सवाल है, कात्यायनी हैज अ क्वेश्चन कि isn't the demand of the farmers for legal MSP even for all trade, even with private traders? फिर एक और सवाल है, कई किसान संगठन सीधे तौर पर इस बार आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे? तो हिमांशु, can you address this question and can you spotlight all? I mean, I'm not a host, otherwise I would spotlight. Rajshekar, can you spotlight all our speakers? They are on the spotlight. They are not. No, they are. No, they're not. Himanshu is not कविता, इस spotlighted. सवाल का जवाब मैं दूं जो इन्होंने पूछा कि दोनों कई दे दे, किसान हिमांशु भी दे और आप भी देना. Bring Mandeep also in the spotlight. Just bring all the speakers. They have to video on कर ले Mandeep. हाँ, Mandeep video. हाँ, go ahead Himanshu and then Mandeep. No, I mean, the question itself is that why is it that the only people, farmers in Punjab are protesting? If that is the question, then I think the answer is very clear. I mean, the Punjab farmers are the ones who have seen the system work, and that is why they're so passionate about the system working. In Bihar, where there is no APMC since 2006, for the last 20 years, farmers in Bihar have absolutely no idea how the system works. And if they don't have any idea about how the system works, they're unlikely to understand the necessity of it. But if you go and ask a farmer in Bihar that do they want assured prices? Yes, they want assured prices. Do they want remunerative prices? They do want remunerative prices. Are they selling their crops at much lower prices than the MSP? Then that the gap is the highest in Bihar. But they are also demanding it. They may be not as organized as the farmers in Western UP or Punjab and other places. But to say that they have absolutely no need for MSP or they don't understand the support that the government can give, that is, I don't think is correct.
हाँ इसमें प्लीज गो अहेड मनदीप। हाँ हाँ, इसमें ये भी है कि बहुत सारे किसान संगठन इस तरह ऐसी हेलो। पार्टियों से जुड़े हुए हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं और इंडिया अलायंस के गठबंधन में भी हैं और अलग अलग उसमें रहते हैं। और कई किसान संगठन ऐसे हैं जो किसी तरीके की राजनीति में नहीं होते। तो अलग अलग 4 हेलो। पोजीशंस बनी हुई हैं इस पूरे मामले को लेके। तो जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या कहता है मुड़ना खेती। हाँ तो ये है कि जो किसान संगठन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मोस्टली वो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं अभी। जिन किसान संगठनों की लीडिंग है ऐसी पार्टियों के साथ जो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा के, तो वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उनकी एक पोजीशन इस किस्म की भी है कि हम सरकार बदल लें उसके बाद देखेंगे। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। तो मोस्टली अभी के लिए वही किसान संगठन सड़कों पे हैं जिनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Which are the other questions? I think we've taken Katyayani's question. Then Sejal, अरुण जी का सवाल का भी जवाब आ गया। राजेंद्र जी, कई संगठन सीधे तौर पर इस बार आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे? मुझे लगता है ये मनदीप जी और सुखविंदर जी पहले बोले और फिर मनदीप बोले। हाँ जी, मुझे सवाल साफ नहीं हुआ। मैं ये बोल रही हूँ कि सवाल है कि कई किसान संगठन सीधे तौर पर इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें इतनी ही बात है कि इसमें असेसमेंट का मामला था कि अभी आंदोलन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कौन समय सही है या नहीं सही है और कैसे होना है, इन चीजों के ऊपर कुछ सहमति नहीं थी। तो इस कारण से कुछ संगठन सीधे तौर पे शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी जब ये 21 को और ये 13 तारीख को दमन हुआ है तो वो लोग भी रोड पर आए हैं और अभी भी और संगठन इसमें आ जाएं, इसके लिए सब जगह से कोशिश चल रही है। थैंक यू सो मच। मनदीप, इस पे आप कुछ जोड़ना चाहते हैं या सुखविंदर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सुखविंदर जी ने अच्छे से जवाब दे दिया है। इसमें बस एक ही बात ये भी है कि कई किसान संगठनों ने अपनी पोजीशन ही नहीं बनाई है कि उनको इसके ऊपर लड़ना है। तो वो अब जिनकी पोजीशन ही नहीं है लड़ना है तो वो कैसे फिर शामिल होंगे? और कई किसान संगठन ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि क्या अभी आंदोलन सही है, करना सही है, फिर आगे सही होगा। तो वो एक हिसाब से कंप्लीट वो सहमति नहीं हो पाई। हालांकि जब जो सुखविंदर जी ने बताया 13 और 21 को दमन हुआ तो वो लोग उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया। तो वो पेजेंट पॉलिटिक्स को जो लोग ट्रैक करते हैं उनको पता है कि कौन कौन से संगठन क्यों क्यों शामिल नहीं है। उसमें बस यही नुक्ता है कि कई किसान संगठनों के जो पेरेंट पार्टियां हैं वो इलेक्शन में जाएंगी, इंडिया अलायंस में है वो, तो इस वजह से वो इस आंदोलन में नहीं है। There were questions for Himanshu. Yeah, that I'm asking. Some time ago, a CRISIL report was in the news saying that giving MSP on all crops will cost 21,000 crores. Please explain this. वो इन्होंने भी कोशिश की थी, सुखविंदर जी ने भी इसके बारे में बात रखने की। और उसके बाद एक सवाल है और मुझे लगता है ये मनदीप, अखिल, सुखविंदर जी तीनों जवाब दें कि आंदोलन की इस वक्त जरूरत क्या है। तो बिफोर आई कम टू हिमांशु, तो एक जरूरत तो सीधी सीधी कही है मनदीप ने कि आइए और ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंटेशन करें, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम लेके आए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करें। इसके अलावा क्या डिमांड है आप लोग प्लीज रखिएगा। तो हिमांशु जी गो अहेड। Let me clarify what is the cost to the government. The cost to the government is only, I mean, जो बार बार बोल रही है कि सरकार की इतना पैसा लगेगा, इतना खर्च लगेगा हमें, जब सरकार खरीदती है वो खर्च नहीं होता है। सरकार जब आपसे खरीदती है, फसल खरीद रही है, वो खर्च नहीं होता है। खर्च सरकार के आंकड़े में तभी आएगा जब वो खरीद से कम मात्रा में, कम कीमत में आपको जो है वो उसको बेचे। तो मान लीजिए अगर सरकार जो है आपसे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदती है और उसको वो 20 रुपए में ही बेच देती है, तो सरकार की तरफ से उसका खर्च 0 रुपया है, मैंने बिल्कुल भी कोई उसमें खर्च लगता नहीं है। तो जो क्रिसिल की रिपोर्ट है वो ये कह रही है
कि सरकार एमएसपी पे उन्हीं फसलों को खरीदती है जिन फसलों की कीमतें बाजार में एमएसपी से कम हो। तो उन्होंने पूरा एक एनालिसिस किया है कि कितने सारे पूरे 15 क्रॉप्स के उसने एनालिसिस किया है कि ये सारे क्रॉप्स हैं जिसमें कि बाजार की कीमतें एमएसपी से कम है, और इसमें अगर सरकार इंटरवीन करेगी तो उसमें जो है वो कितना खर्च लगेगा। पर खर्च पूरा नहीं है। खर्च ये पूरा नहीं होता है कि आप जितना भी खरीदे वो सारा जो है वो, जैसे सुखविंदर जी ने कहा कि अगर आप उसको जाकर हिंद महासागर में नहीं गिरा दीजिएगा तो वो आपका खर्च नहीं होता है। सरकार उससे चाहे तो पूरा का पूरा पैसा रिकवर भी कर सकती है। तो क्रिसिल की रिपोर्ट यही बात कहती है कि अगर आप जो है वो सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स में इंटरवीन करेंगे, मतलब जिनकी खरीदारी करेंगे जिनकी कीमतें बाजार की कीमतें एमएसपी से कम हो, तो आपको इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो सरकार कह रही है कि हमें सारा का सारा जो है फसल खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 110 मिलियन टन अगर गेहूं पैदा किया जा रहा है इस देश में तो पूरा 110 मिलियन टन हमें खरीदना पड़ेगा। ना कभी किसी सरकार ने खरीदा है, ना ही वो मार्केट में आता है, वो मार्केट में आता ही नहीं है। तो वो ये जो क्रिसिल की रिपोर्ट यही कह रही है कि जो अगर वास्तविकता में आप कैलकुलेशन करें तो वो 21,000 करोड़ है। तो सही कह रहे हैं, किसी साल 22,000 हो सकता है, किसी साल 50,000 करोड़ हो सकता है, किसी साल 2,000 करोड़ भी हो सकता है। ये मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं लाखों करोड़ों का, वो आंकड़े गलत हैं, ये बता रहे हैं। मैं सिर्फ एक और बात उस पर जोड़ना चाहता था जो पहले भी हुई कि बाकी राज्यों में क्या स्थिति है और वहां के मुझे लगता है कि हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। पिछले 5 सालों में अगर आप देख लें तो तमिलनाडु के किसान दिल्ली में आए थे, 100 दिन धरने पे बैठे हुए थे यहाँ पे जंतर मंतर में। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ है, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ है, कर्नाटक में किसान आंदोलन हुआ है। जो एनसीआरबी के डेटा है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, करीब करीब 1500 किसान आंदोलन सरकार ने रिकॉर्ड किए हैं देश के विभिन्न प्रांतों में। तो ये नहीं है कि सारे किसान एक साथ आ जाते हैं, ऐसा होता भी नहीं है। राइट टू फूड कैंपेन के आप लोग हैं, आप लोगों को भी पता है कि कई बार जो है आंदोलन छोटे लेवल पे चलता है, कई बार जो है दिल्ली में चलता है, कई बार जो है कहीं और चलता है। पर किसानों की स्थिति खराब है, उनको आमदनी नहीं मिल रही है, उनके फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। ये बात पूरे देश के किसानों के लिए जाहिर ये लागू होती है, और वो सब अपने अपने लेवल पे इसका प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। थैंक यू हिमांशु। तो अब हम लोग कुछ और बहुत जल्दी से एक साथ ले लेते हैं सवाल। आभा का ये कहना था कि क्या स्पेसिफिकली करना चाहिए। एक तो मनदीप हैज क्लियरली सेड दैट वी शुड bring a team and do a detailed documentation. So Abha is saying that her team is specifically looking at documenting state excesses. So can we do a separate meeting on how we can take this forward? Abha, is that okay? Okay. कविता जी, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तो बननी ही चाहिए, और जिसमें I also think so. जी। I also think so, and before and with injury reports, and आप लोग सब क्योंकि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हमें मुझे लगता है तथ्य सारे मिल जाए, we'll get all the facts, but it should be an all India fact finding team. So friends from the south of India who've joined us, your mind space is probably better. Every day you don't have to face police kicking namazis. Every day you don't have to see what we are seeing every day and unable to do anything. So people from the south, we urge you, we plead with you, do come and help us, and we will help. We can put together a team, I'm very sure. Akhil and Mandeep, we won't disappoint you. Sukhvinder ji zarur hum log team leke aayenge. Just before that, can you read these questions? Rajshekar, Yeah. can you read them? तो We just read out all the questions so that people can then just do it, and then Veena's question last. Quickly read out the question. Vita's question was ki, is there a documentation at one place of all the injuries and death caused by excessive use of force? क्या इसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हुआ है अभी तक, जो भी चोट आई है लोगों को और जो मौत हुई है जो पुलिस और फोर्स के दमन के द्वारा, और उसके बाद जी हाँ, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ थोड़ा सा। हेलो जी जी
जी, देखिए, जहां तक पूरी की पूरी जो भी स्टेट की तरफ से कार्रवाई हो रही है उस पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका आंसर तो सिंपली हुआ है. यस, वी हैव डन सम documentation regarding what we can see, as in we don't have all the information whatever is happening in Punjab and in Haryana, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमारे को पता है. उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनके कोर्ट फाइल्स भी हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, लेकिन उसमें काफी कुछ और करने की जरूरत है. हमारे पास में शुरू में जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास में कोई लीगल टीम या इस तरह का चीजें नहीं थी. अभी काफी सारे लॉयर्स हमसे जुड़े हैं, हरियाणा में खासकर, जहाँ पे ज्यादातर चीजें हो रही हैं. तो अभी हमने ये सब भी शुरू करा है कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी भी कमियां रह रही हैं. तो मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे पास में और भी सूचनाएं और भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आएंगे. तो Akhil, you muted yourself. हम उनको ये चीजें मुहैया भी करा सकते हैं, तो उसमें आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे. Yeah, so, but it's important that a very high-powered team, big time lawyers, big time ex-jurists, we can ask Justice Govind Mathur if he's okay. He had fractured his leg. I don't think he'll be okay for another month. He fractured his leg on the 24th, the day he was supposed to come to Delhi. But we can ask some other judges. एक जो शहीद शुभकरण सिंह के मौत के बाद में जो कल हाईकोर्ट ने परसों एक जो गठित करी है एक जांच टीम, जिसको एक रिटायर्ड हाईकोर्ट हेड करेंगे और उसमें आईजी लेवल के अधिकारी होंगे. Punjab and Haryana High Court has ordered that. Yeah, that's okay. That's official, na? That's like High Court. That's official. तो नहीं, तो we can also talk to those people. अगर जैसे ही ये constitute हो जाती है, तो we can talk to this investigation team. So we can give them जो a भी report. हमारे पास में जो तथ्य हैं, वो भी हमें उनको देने चाहिए. Yeah, definitely. So now there are two, 3 questions. एक सुखविंदर जी और मनदीप आप बताइए. आयशा पूछ रही है कि क्या वो तरीका होना चाहिए जो स्थानीय लोग किसान आंदोलन के विरुद्ध में बोल रहे हैं, उसके लिए क्या कोई तरीका है, क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए. और 2 MSP को लेके हैं. Katyayani, should MSP be calculated and fixed in a way that it will minimize and also disincentivize the use of chemical fertilizers, pesticide, excessive water, and incentivize shift to sustainable agriculture? और सेजल जी का सवाल है, decentralized procurement was also promised in NFSA, but we have seen that no substantial efforts have been made across the country, and the Northeast is suffering greatly from this injustice. So, and then there's one last question related similarly. What is the condition of farmers from Western UP? Has Jayan's shift to BJP and UP's government's invocation of ESMA affected mobilization? And then we'll take, I think this was one of the last questions. Amrita, is the documentation already, Akhil has answered that they are collecting all the documents and we also need to get them. सेजल का एक अंतिम सवाल है. सुखविंदर जी, आप बताएं, क्या महिला किसान मांग कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट में जो बेच रहा है उसके बैंक अकाउंट में जाए, न जिसके नाम पर जमीन है उस पे जाए? तो ये 3-4 सवाल है रिलेटेड टू MSP प्रोक्योरमेंट. वीना जी का एक सवाल है, मतलब उन्होंने हैंड रेस की. हाँ, वीना जी आप भी बोल दीजिए. थैंक यू कविता. थैंक यू कविता जी. 1 मिनट, वीना जी भी अपना सवाल जुड़ते हुए बोल दें. थैंक यू कविता. मेरा सवाल मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में पूछने के लिए. देयर आर 3 थिंग्स. 3 चीजें हैं जो हमें साउथ में समझ में नहीं आ रही हैं. एक, जो 5 किलो ग्रेन सबको मिल रहे हैं, दैट इज अबाउट 80 करोड़ पीपल, वो MSP पे खरीदा जा रहा है या नहीं बाय द गवर्नमेंट. द सेकेंड थिंग इज, India is the largest exporter of wheat, if I may say so. वो MSP पे खरीदा जा रहा है or below the MSP price? And I think these 2 questions. And how much grains are being procured now after this
most recent whatever was there in the market. I mean, how is the MSP being used to feed people, to export and to procure? Point has been I think पहले सुखविंदर जी महिला किसान की बात बोले और उसके बाद क्या महिला किसान की मांग की बात, और उसके बाद हिमांशु प्लीज एड्रेस दीज क्वेश्चंस ऑफ। हाँ जी, मैं बोलने से पहले एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जो आपने पूछा था कि किसान आंदोलन को किस चीज की जरूरत है, हमें इस वक्त एक टीम भेजी गई, उसकी जरूरत तो है ही है। उसके अलावा भी हम सबका सब अकाउंट वगैरह सब बंद हैं, तो हम अपनी बात अपने अकाउंट से बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमें वो चाहिए कि वो अखबारों में और प्रिंट मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाके बात रखें, ताकि जो बहस है इसके ऊपर उसको हम एक दिशा में ले जा सकें, क्योंकि हमारा जबान बंद कर दिया गया है और जो हमारे खिलाफ का नैरेटिव है उसको अलाउ किया जा रहा है। तो उस चीज के लिए हमें बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो हमारी दलील को ले जाएं। अब एक बात तो इसकी बहुत हमें जरूरत है। प्रोमिनेंट लोग बोलेंगे तो उनका बात अखबार भी उठाएंगे और मीडिया भी उठाएगा, एक बात ये है। और दूसरी बात है प्रोक्योरमेंट की। तो जो सरकार पीडीएस में दे रही है, हम जितना जानते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पे ही खरीदा हुआ अनाज जाता है। सरकारी जो खरीद हो रहा है, हमारा जो पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिम यूपी का हमें मालूम है, यहाँ पे जो चावल है और जो हमारा गेहूं है, ये एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। और इसका शेयर भी जो सेंट्रल रिजर्व है हमारा, उसमें बड़ा शेयर है। जैसे पंजाब को आप देखेंगे तो इसका सेंट्रल रिजर्व में गेहूं का शेयर है 20% और चावल का शेयर है 51%। तो ये सब एमएसपी पे ही जा रहा है। जी जी शुक्रिया सुखविंदर जी। हिमांशु, इफ यू कैन। हाँ नहीं, I'm just going to respond to this thing. One is that she has already made it, Sukhvinder ji has made it very clear that the government procurement for PDS that happens at MSP rates, and it can be higher than MSP. Sometimes government also gives bonuses. For rice, for example, the Madhya Pradesh government and Chhattisgarh government, they give bonus which is higher than the MSP, and that is also something which is prevalent, and all of that goes for PDS consumption. But the total quantity that we require for PDS is roughly around 48 million tons to 50 million tons. That is around 20 to 25% of the total production that we have of rice and wheat together. So it's not that we are completely dependent. The government has to buy the entire rice and wheat produced to manage the public distribution system. It is only maximum that we'll have is the 25% of the total production that the government requires. But government does buy it on MSP and even higher than MSP. Both the options are there. So that's quickly the answer. थैंक यू। हमने ज्यादातर सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है। बहुत सारे सवाल हैं सभी के, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है इस पूरे ही चर्चा से, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि किस प्रकार से जो साथी धरना स्थल पे हैं, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं, और उन पर जिस तरह से दमन किया जा रहा है सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, उसको हमारे साथ की, सबके साथ की जरूरत है। और जो सुखविंदर जी ने आखिर में एक बात बोली कि किस तरीके से उन सभी लोगों को जो वहां मौजूद हैं धरना स्थल पे, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन्हें हर तरह से उनकी बात ना निकल पाए इसकी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो
उन्होंने भी सबसे गुजारिश की है कि हम सब साथ आएं, हम सब इस बारे में लिखें, इस बारे में बोलें और पूरे देश में इस बात को ले जाएं कि किसान बहुत ही वाजिब मांगों के साथ इस बार आए हैं दोबारा। और वो मांग उनकी जो खेती किसानी है, उनकी जो पैदावार है, उनकी जो मेहनत है, उसका उचित दाम है और कुछ भी नहीं है। और वो एक मजबूत और एक सोची समझी मांग है जिसको कर पाना भी इस देश में मुमकिन है, और वो हमेशा से ही माना गया है कि वो मुमकिन है और वो सबसे एक जायज चीज है। तो उसी चीज को आगे ले जाने की कोशिश यहाँ से होनी चाहिए। जो एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है कि जिस प्रकार का दमन हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको तथ्यों को जोड़ना, तथ्यों को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। जो हत्याएं हो रही हैं धरना स्थल पर, जो एक साथी शहीद हुए हैं और बहुत से साथी गंभीर रूप से चोटिल हैं, जिस प्रकार से दमन इस बार हो रहा है वो असहनीय है और बहुत ही अ, बुरे स्तर पे है। और उसको साथ देने की जरूरत है देश के सभी अ, संगठनों के द्वारा, सभी लड़ाइयों के द्वारा और सभी प्रगतिशील विचारों के द्वारा। तो उसकी ही मांग और उसकी एक सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इसको आगे ले जाएं, और हम अपनी ओर से देश के जो तमाम इलाकों से जो लोग आज जुड़े हैं वो उस लड़ाई को किस तरीके से साथ दे पाए, उस लड़ाई का और योगदान दे पाए। वो सबसे अहम होने की चीज है आज के समय में। तो सभी साथियों का शुक्रिया जो आज जुड़े इस चर्चा में, इस महत्वपूर्ण चर्चा में। और हमने कोशिश की कि जो बातें, जैसे मनदीप जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात रखी कि कल के दिन में 50,000 के करीब महिलाएं मोर्चे पर आई हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जहां धरना चल रहा है, लेकिन वो खबर पूरे दिन कल मीडिया में, न्यूज में कहीं नहीं थी। आज के अखबारों में वो खबर बिल्कुल नहीं है। तो इस बार जो सरकार का एक तरीका है खबर को और पूरी जानकारी को छुपाने का, वो और भी ज्यादा कड़ा है। तो उसको तोड़ने की जरूरत है। शायद हम आज यहाँ से कुछ सीख लेके आगे की योजना बनाएं और हम उस चक्र को तोड़ने की कोशिश करें। कविता जी, अगर आप। हाँ, तो साथियों, मुझे लगता है कि ये संवाद को हमें जारी रखना पड़ेगा। राजशेखर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहलकदमी करके इस प्रकृति, राजशेखर, आप दोनों ने ये पहलकदमी करके रखा। सुखविंदर जी, आपको बहुत धन्यवाद। और मोर्चे पे हम जरूर पहुंचेंगे। मनदीप, बिल्कुल, मुझे लगता है काफी दिन हो गए, लगभग 4 हफ्ते हो रहे हैं और लोग पहुंचे नहीं हैं वहां पे। हमारे जैसे लोग, वाकई में नाराजगी सही है। और मुझे लगता है कि हम लोग एक जो टीम बनाएंगे उसमें हम कुछ अर्थशास्त्री, हिमांशु जैसे अर्थशास्त्री जो समय निकाल सकते हैं, कुछ जज लोग, कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, एक ब्रॉड बेस्ड टीम लगा के हम लोग कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया हो तो हमारे साउथ के फ्रेंड्स भी आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच everybody for joining in, and I really think we should begin work right away on this. Thank you Akhil, thank you Mandeep, thank you Imanshu, thank you Sukhwinder ji, thank you Rajshekhar and Pratik. Thank you. Thank you Rajshekhar and Kavita ji for organizing such a program. Arun ji, थैंक यू जी, आप सभी का भी। thanks Yes. and bye bye. थैंक यू कविता। जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। Thank you, thank you.